प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। जमात नहुम के लिए मज़मून है साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई, मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। और जैसा कि आपको पता है स्कूल्स बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। एक बार फिर थोड़ा सा दोहरा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, यानी बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग। इसका मतलब ये हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इंतहाई छोटे, नज़र ना आने वाले जानदार। देर आर मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी अलग अलग किस्म के जानदार होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैटेगराइज एज बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, और हम इन्हें बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरस में तकसीम कर सकते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गाई और प्रोटिस्ट में। ये आप लास्ट टाइम भी देख चुके। तो आज हम देखने जा रहे हैं फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदारों के बारे में, यानी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें हम लास्ट टाइम जो है देख चुके हैं लैक्टोबैसिलाई के बारे में। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि दूध से दही बनने का जो अमल होता है, इस अमल में जो खुर्दबीनी जानदार जो है एक्टिव होते हैं वो होते हैं लैक्टोबैसिलाई, और इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से दूध से दही बनने का अमल होता है। आज हम इससे आगे देखने वाले हैं, और आज हम देखेंगे राइजोबियम यानी हम बाश जरासीम, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। मेथी, मूंगफली, सोयाबीन या कोई भी फलीदार पौधे लेकर 3 से 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के महलूल में उसकी जरासीम कुशी करें। देखिए, ये है मूंगफली, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है मेथी, और ये है सोयाबीन। ठीक है, तो ये जितने भी है ये फलीदार पौधे हैं। तो इनकी जो है क्या लेनी है, फलीदार पौधे लेना है, और इसको 30 से 5% जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का महलूल होता है उसमें से उसकी जरासीम कुशी करनी है, यानी उसके जरासीम जितने भी होते हैं उसमें से निकाल कर इसको साफ़ करना है ताकि वो मर जाए। बाद में 70% जो इथाइल अल्कोहल के महलूल में जो है उसको 4 से 5 मिनट रखना है। साफ़ पानी से धोकर उसकी जो गांठें होती हैं जड़ों में, उसकी बेहद पतली तराश लेनी है, और एक बेहतरीन तराश जो है सेफ्रोनिन के महलूल में 2 से 3 मिनट रखने के बाद स्लाइड पे कवर स्लिप लगाकर मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए जब हम इसका मुशाहिदा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें वहाँ पर गुलाबी सलाख नुमा नज़र आएंगे, जानदार छोटे छोटे। और ये गुलाबी सलाख नुमा जानदार जो हमें नज़र आते हैं यही राइजोबियम जरासीम। ये जरासीम देखने के लिए हमने जो है दालों की, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं उस पर जो गांठें पाई जाती हैं उनको भी हमने तलाश किया। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे जो है उसकी जड़ की में जो गांठें होती हैं उन गांठों पर ये राइजोबियम नामी जरासीम पाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं।
सोयाबीन की जड़ पर गांठ का बनना। सोयाबीन की जो जड़ है उस पर गांठ किस तरह से बनती है ये यहाँ पर बताया गया है। राइजोबियम का रोल और अहमियत क्या है, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ अहमियत। जड़ की गांठों में रहने वाले राइजोबियम जो होते हैं इन पौधों को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं और उसके बदले पौधे से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। इस तरह के बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुक को ही हम बाशी कहते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ soluble form. These bacteria live in the roots of leguminous plants. जितने भी ज़्यादातर जो फलीदार पौधे होते हैं उसकी जड़ों में जो गांठें होती हैं वहाँ पर ये राइजोबियम नामी जरासीम जो है पाए जाते हैं और ये हवा में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं और पौधों को जो है नाइट्राइट्स और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, इसके बदले में वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। और ये जो बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुक है कि ये जो जरासीम है ये पौधों को नाइट्रेट्स और अमीनो एसिड मुहैया कर रहे हैं, उसके बदले में पौधे से जो है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में इनको तवानाई मिल रही है। ये जो दोनों के बीच में एक लेन देन हो रहा है, फ़ायदेमंद ताल्लुक है, इसी को हम बाशी कहते हैं। राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन से नाइट्रोजनी मुरक्कबात बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के तयन के लिए इन्हें मटर, सोयाबीन, सेम और फलीदार पौधों की मेज़बान होस्ट के तौर पर ज़रूरत होती है। राइजोबियम के ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से दालें, फलियाँ, प्रोटीन जो है बेशकीमत ज़रिया बनते हैं। दालों से जो है हमें और फलियों से जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तवानाई हासिल होती है। तो किस वजह से होता है, ये जो राइजोबियम नामी जरासीम है इसके ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से जो है दालें और फलियाँ प्रोटीन का ज़रिया बनती है। फलीदार पौधों की फसल निकालने के बाद खास तौर पर उनकी जड़ और पौधों के कुछ हिस्से को मिट्टी में मिलाकर जरासीम का तनासुब कायम रखा जाता है। राइजोबियम की वजह से कीमियाई खादों का इस्तेमाल जो है कम होने से इन खादों के मुज़िर असरात से बचा जाता है और खाद पर खर्च कम होने से काश्तकार को फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये है कि जब फलीदार पौधे होते हैं, जैसे हमने देखे मूंगफली है, सोयाबीन है, तो ये जो फलीदार पौधे हैं उसकी फसल को निकालने के बाद ख़ास तौर पर उसकी जो जड़ें होती हैं और जो पौधों के कुछ हिस्से होते हैं उसको निकाल कर फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे दोबारा से मिट्टी में मिलाकर जो है मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में जरासीम का जो तनासुब है वो बरकरार रहे। क्योंकि जब मिट्टी में जरासीम का तनासुब बरकरार होगा, मिट्टी जो है भुरभुरी होगी और राइजोबियम की वजह से जो कीमियाई खादें होती हैं उसका इस्तेमाल कम होता है और इस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो नुकसान होता है ज़मीन को उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स काफ़ी महंगे भी होते हैं जिस पे किसान को खर्च करना पड़ता है, तो खाद पर जो है खर्च कम हो जाता है। इस तरह से राइजोबियम की वजह से और खाद पे खर्च कम होने की वजह से काश्तकार को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। राइजोबियम वैक्सीनेशन आजकल, या जिसे इनोक्यूलेशन ऑफ राइजोबियम भी कहते हैं, आजकल और जो बीज होते हैं उसको बोने से पहले ही, ज़मीन में उसको बोने से पहले ही भी जो है राइजोबियम के महलूल या सुफूफ जो है उसको लगाया जाता है। बोने के बाद राइजोबियम जरासीम पौधों में दाखिल होते हैं और इस तरीक़ों को राइजोबियम वैक्सीनेशन कहते हैं या इनोक्यूलेशन ऑफ राइजोबियम कहते हैं। ये तरीका फलीदार पौधों के अलावा अनाज और दूसरी फसलों के लिए नाइट्रोजन की फराहमी में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। सीड इनोक्यूलेशन refers to practice of applying prepared culture of rhizobium to leguminous seed to before sowing, यानी वही बीज को बोने से पहले उसके ऊपर पहले ही राइजोबियम का महलूला सुफूफ लगाया जाता है ताकि जैसे ही बीज को बोया जाएगा तो राइजोबियम जरासीम जो होंगे वो पौधे में दाखिल होंगे और फिर
जो नाइट्रोजन की फराहमी में जो है वो मदद करेंगे। इफेक्ट ऑफ राइजोबियम इनोकुलेशन ऑन सोयाबीन नोड्यूलेशन। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नो इनोकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड पर जब नहीं की गई इनोकुलेशन, यानी उसको जो है राइजोबियम के महलूल में नहीं डाला गया तो किस तरह की जड़ें हैं, और जब महलूल में डाला जाता है तो किस तरह की जड़ें होती हैं। वैसे ही तस्वीर में आप देख सकते हैं अनट्रीटेड कंट्रोल लेफ्ट हैंड साइड पे पौधे देखिए इतने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, पत्ते भी छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे आइनोक्यूलेटेड आप देख सकते हो पत्ते कितने चौड़े हैं और जो है कितने अच्छे से फैले हुए नज़र आ रहे हैं ना। यानी आइनोक्यूलेशन की वजह से या राइजोबियम वैक्सीनेशन की वजह से नबातात की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। अब हम इसके बारे में बात देखने वाले हैं खमीर या के बारे में। बाज़ार से एक्टिव ड्राइस लेकर आइए और एक बोतल में 1 चमचा ईस्ट, 2 चमचे शक्कर और थोड़ा गर्म पानी मिलाइए। अब उस बोतल के मुंह पर एक बेरंग शफाफ गुब्बारा को जो है आपको मजबूती से बांधना है। बाज़ार में ड्राई ईस्ट बहुत आसानी से अवेलेबल होता है क्योंकि ये ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल पाव बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और ब्रेड से बनने वाली दीगर जो चीज़ें होती हैं उन तमाम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हमें चाहिए शक्कर, थोड़ा सा गुनगुना पानी, एक क्लियर प्लास्टिक की बोतल और एक जो है छोटा सा बलून। 10 मिनट के बाद जो है आपको कौन सी तब्दीलियाँ नज़र आएगी, तो देखिए इस तरह से जब हम बोतल में ड्राई ईस्ट को डालते हैं और उसमें शक्कर भी डालते हैं और फिर हम गरम गुनगुना जो पानी है वो डालते हैं और बलून को जो है इस तरह से उसके मुंह पर लगा देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि बलून जो है अंदर से कोई गैस निकल रही है और उस गैस के निकलने की वजह से बलून जो है हमें फूला हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, गुब्बारे में जमा गैस में चूने का पानी मिलाएंगे। चूने का पानी या लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं। गुब्बारे में जो गैस जमा हो गई है उसमें जो है चूने का पानी मिलाइए। इस पानी को बीकर में लेकर अब उसका मुशाहिदा करेंगे। बोतल से महलूल का एक कतरा स्लाइड पर लेकर इस पे कवर स्लिप रखिए। अब मुरक्कब खूरदबीन के ज़रिए उसका मुशाहिदा कीजिए। महलूल बोतल में महफूज रखिए। ठीक है, तो जब आप जो है इसका मुशाहिदा करेंगे तो आपको इस तरह के खुलियात वहाँ पर नज़र आएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा और एक बड़ा खुलिया जो है एक दूसरे से चिपका हुआ है और ऐसे बहुत सारे खुलिया जो है आपस में एक दूसरे से चिपके हुए एक दूसरे के करीब हमें नज़र आएंगे। ये दरअसल फफूंद का खुलिया है। क्या स्लाइड पर बेज़वी, लंबूतरे, शफाफ फफूंद के खुलियात जो है नज़र आए? इन खुलियात से छोटे कुरवी हिस्से चिपके हुए नज़र आते हैं। ये ईस्ट खमीर के तैयार होने वाले खुलियात हैं। ठीक है, जो छोटे खुलिये ऊपर से नज़र आ रहे हैं नए, ठीक है, छोटे से उभरा हुआ हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये ईस्ट के तैयार होने वाले नए खुलियात हैं, हम ये कह सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कली कहते हैं। ठीक है, और साइड में आपको खुलवी दीवार, मरकज़ा, खुलिया माया ये तमाम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में वो जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला होता है गोल, उसको बड कहते हैं। और ये यहाँ पर एक ईस्ट सेल जो है खमीर का एक खुलिया जो है हम कह सकते हैं, ये उसकी तस्वीर है। अफज़ाइश नस्ल के इस गैर जिनसी तरीके को कलियाव या बडिंग कहते हैं और खमीर जो है कार्बनी मादों पर नशीमनुमा पाने वाला गैर कफील खुर्दबीनी जानदार है जो फफूंद के ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये जो तरीका है जिसमें एक ऊपर का हिस्सा जो है उभरा हुआ हमें नज़र आता है, बाद में वो ऊपर का हिस्सा उससे अलहदा हो जाता है। ठीक है, और एक के ऊपर एक जो है इस तरह से चेन जो है बनती जाती है। ये तरीका जो है गैर जिनसी तरीका है और इसी तरीके को कलियाओ या बडिंग कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो ईस्ट सेल बताया गया है स्टेज 1, फिर उसके बाद डेवलपिंग बर्ड स्टेज 2, फिर उसके बाद न्यू बर्ड आप देख सकते हो, और स्टेज 3 में चेन ऑफ बग्स, एक के ऊपर एक जो है कलियाँ एक के ऊपर एक तैयार होती जाती हैं और इसे ही कलियाओ या बडिंग कहते हैं।
खमीर जो है वो यक खुलवी फफूंद है। खमीर का जो खुलिया होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है और खमीर का खुलिया जो है वाज़े मरकज़ा बरदार होता है। इसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, दरमियान में वाज़े मरकज़ा बरदार ये खुलिया होता है। और बाकी खुलियात तो हम पढ़ चुके हैं ना, कौन कौन से अज्जा होते हैं, वो तमाम अज्जा इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, मरकज़ा है, फिर उसके बाद राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल यानी खालिए हैं, गोल्जी अपरेटस है, तमाम उसमें मौजूद होते हैं। और ख़मीर जो है ये यक्खुलवी फफूंद है, ये फफूंद की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है और इसकी तकरीबन 1500 किस्में हैं। और जैसे मैंने बताया कि ख़मीर का जो खुलिया होता है वो वाज़े मरकज़ा बरदार होता है। तर्ज बाला तजुर्बे में शक्कर के जो महलूल है उसमें कार्बनी मादे की वजह से खमीर की नशोनुमा होती है और तेज़ी से अफजाइश होती है। हमने बोतल में वो जो ड्राई ईस्ट डाले, थोड़ी सी शक्कर डाले और हल्का गुनगुना गर्म पानी डाले, तो ये ऐसा सब डालने में जो शक्कर होता है उसके महलूल में कार्बनी मादे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से खमीर की नशोनुमा जो है बहुत तेज़ी के साथ होती है। खुद की नशोनुमा होते हुए खमीर के खुलियात महलूल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं और इस अमल को तख़मीर या फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो खमीर के जो खुलियात होते हैं वो महलूल में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं। देखिए, ईस्ट और शुगर और उसमें मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या तैयार होता है, अल्कोहल और CO2। और ये अमल क्या कहलाता है, तख़मीर या फर्मेंटेशन कहलाता है। देखिए, तख़मीर या फर्मेंटेशन के अमल में वाटर, हीट, शुगर ये तीनों चीज़ें लगती हैं और क्या हासिल होता है, अल्कोहल हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। तो अब आपको पता है कि पाव किस तरह से बनता है। खमीर के तजुर्बे में बोतल में जो महलूल तैयार किया गया था, इसका इस्तेमाल करके पाव किस तरह बनाया जा सकता है, इसके ताल्लुक से आपको मालूमात हासिल करनी है और इसी के मुताबिक अमल करते हुए आप घर में भी पाव तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पाव जो है बहुत कॉमन चीज़ें हैं ना, हमारे मुंबई में तो पाव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, या जिसे हम अगर इंडिया से बाहर या मुंबई से बाहर निकलते हैं तो इसे ब्रेड भी कहा जाता है। तो ये जो ब्रेड या पाव जो होते हैं इसमें उसको बनाने के लिए भी वही सारी चीज़ें दरकार होती हैं जो हमने बोतल वाले तजुर्बे में इस्तेमाल की थी। क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ड्राई ईस्ट लगता है, थोड़ी सी शक्कर लगती है, गुनगुना पानी लगता है और इसके साथ में इस्तेमाल होता है मैदा। तो इसका इस्तेमाल करके पाव किस तरह तैयार किया जाता है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पता करेंगे और अपने घर पे तैयार करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है कि पाव मसामदार क्यों होता है, पाव जो है इतना फ्लफ़ी, इतना स्पॉन्जी, नरम क्यों होता है। तो a bread becomes porous and spongy because when the dough rises up due to the production of CO2 bubbles by the yeast, the carbon dioxide gas escapes forming holes or pores in the bread and thus making it spongy। यानी कि जब CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो ऊपर उठती है तो उसकी वजह से उसमें होल्स हो जाते हैं और उसमें पोर्स हो जाते हैं और इस वजह से जो आपका पाव या जो ब्रेड होता है वो मसामदार या स्पंजी बनता है। क्या आप जानते हैं शक्कर के कारखाने से मरबूत अक्सर अल्कोहल भी तैयार किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ पर शक्कर के कारखाने मौजूद होते हैं वहाँ पर अल्कोहल या शराब जिसे हम कह सकते हैं उसके कारखाने भी मौजूद होते हैं। गन्ने के रस का राब निकलता है, इसमें भी काफ़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। राब में सैक्रोमाइसिस नामी खमीर मिलाकर इसकी तखमीर की जाती है और इस अमल में इथेनॉल C2H5OH ये एक तरह का अल्कोहल है, ये हासिल होता है, जबकि ईस्टर और दूसरे अल्कोहल जैसे ज़ैली हासिलात भी मिलते हैं। शुगर और ईस्ट को जब मिलाया जाता है तो इस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ में अल्कोहल तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर है और ईस्ट है और फर्मेंटेशन टैंक में जब इसे मिलाकर रखा जाता है तो वहाँ पर तैयार होता है अल्कोहल या हम शराब जिसे हम कह सकते हैं।
ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो होता है ये स्पिरिट, अल्कोहल और दूसरी कीमियाई जात से भी हासिल होता है। इथेनॉल से जो है तमाम चीज़ें जो है तैयार की जाती है। इथेनॉल जो है वो आला दर्जे का ईंधन है, इससे धुआं पैदा नहीं होता। ठीक है, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल इसे कहते हैं। और ये जो है इथेनॉल, इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है पेंट्स में। पेंट जितने भी वार्निश होते हैं, पेंट्स होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है, यानी जितनी भी शराब जिसे हम कह सकते हैं, वाइन, बियर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अचार वगैरह इस तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। मेकिंग एथेनोइक एसिड फॉर प्रिजर्विंग फूड एंड मेकिंग ईस्टर्स, ठीक है, यानी जो भी ग़िज़ा को महफूज रखने के लिए कुछ डब्बा बंद अशिया होती हैं, डब्बा बंद ग़िज़ाएँ होती हैं, उसे महफूज रखने के लिए भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। और ये आला दर्जे का ईंधन भी है क्योंकि इसके इस्तेमाल से धुआं पैदा नहीं होता है। यानी अगर इथेनॉल को एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं तो माहौल बिल्कुल भी आलूदा नहीं होता। इथेनॉल की सनदी पैदावार के लिए गन्ने के राब की तरह ही मकई और जौ और दूसरे अनाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो इथेनॉल है इसकी तैयारी में सिर्फ गन्ने का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मकई है, जौ है, इसका भी इस्तेमाल होता है। और इस तरह से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है कॉर्न का इस्तेमाल करके, और या मकई या बार्ले जिसे हम कहते हैं इसका इस्तेमाल करके मिलिंग की जाती है, माइलिंग की जाती है। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन टैंक में जो है इसको डाला जाता है और फिर उसके बाद इथेनॉल तैयार होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ईस्ट का इस्तेमाल करके ही अल्कोहल तैयार होता है। अंगूर के रस में मौजूद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शक्कर की भी ईस्ट की मदद से तख़मीर की जाती है और हासिल होने वाली अल्कोहल से वाइन बनाई जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अंगूर जो है इसको ज़्यादा अगर हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से नशा होता है। ठीक है, ज़्यादा अंगूर खाने के बाद आप पर गुनूद की तारी हो जाती है और आप को जो है ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, आप जो है मदहोश पड़े रहते हैं। तो ये जो अंगूर होता है इसके रस में भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज शक्कर की भी ईस्ट की मदद से तख़मीर की जाती है और इससे अल्कोहल या वाइन तैयार की जाती है। ठीक है, और ये जो ग्रेप्स वाइन होती है ये काफ़ी महंगी और आला दर्जे की वाइन तस्वुर की जाती है। आइए दिमाग पर जोर दें। आजकल भारत और कई ममालिक में पेट्रोल और डीजल में 10% एथेनॉल मिलाने की सख्ती क्यों की गई है? ठीक है, ज़्यादातर जगह पर एथेनॉल मिलाने की सख्ती की गई है कि पेट्रोल में 10% जो है इथेनॉल होना ही चाहिए। एथेनॉल इज़ अ बायोफ्यूल ऑब्टेन प्रिलिमिनरी फ्रॉम शुगर केन। कहाँ से इसको हासिल किया जाता है? शुगर केन से, गन्ने से। कैसे, वो हमने देखे। ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल विद पेट्रोल रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड हेल्प्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले तो फॉसिल फ्यूल पे जो एक बार पड़ता जा रहा है वो कम होगा और इस तरह से एनवायरनमेंट की मदद होगी। और सिंस एथेनॉल कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, डीलर्स से इट कैन कॉज इश्यूज विद व्हीकल इंजन्स। इससे जो है व्हीकल इंजन में कुछ इश्यूज भी होते हैं, लेकिन the government had set a target of 10% of ethanol per liter of petrol. Ethanol is blended through a separate pumping and metering mechanism. ethanol जो है एक separate पंपिंग और मीटरिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए मिलाया जाता है। किस में? पेट्रोल और डीज़ल में, क्योंकि इसकी वजह से धुआं कम निकलता है। पेट्रोल और डीज़ल जो बहुत महंगे हो गए हैं और कमियाब भी है, इस पर एक जो बार बढ़ता जा रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए 10% एथेनॉल मिलाया ही जाता है।
महाराष्ट्र में नासिक के करीब वाइन की सनत बड़े पैमाने पर क्यों जारी है? दैट्स बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज वाइनरीज आर लोकेटेड इन नासिक। क्यों? क्योंकि इंडिया की तकरीबन आधे से ज़्यादा वाइन की सनतें नासिक में लोकेटेड है। द रीज़न वाई नासिक हैज़ अट्रैक्टेड सो मैनी वाइन एंटरप्रेन्योर इज बिकॉज इट हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग grapes. ठीक है, they are used for fermentation process as well as storage for wine is also aged in oak barrels at the facility. देखिए नासिक के करीब अगर आप लोग गांव जाते हैं और उस वक्त आपकी ट्रेन नासिक स्टेशन पर रुकती है, तो अगर आप देखेंगे तो नासिक स्टेशन से करीब आप देखोगे कि बहुत सारे आपको अंगूर की काश्त नज़र आएगी, है ना, अंगूर के बागात जो है नज़र आएंगे। तो नासिक में अंगूर बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है अंगूर की पैदावार के लिए। इसीलिए वहाँ पर चूँकि अंगूर से ही वाइन तैयार की जाती है, इसीलिए वहाँ पर नासिक में ही वाइन तैयार करने की बड़ी बड़ी सनतें हैं और वहाँ फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए अंगूर से वाइन तैयार की जाती है। और वाइन को जो है, वाइन ये कहा जाता है कि जितनी पुरानी होती है शराब उतना ज़्यादा मज़ा देती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए वाइन को जो है इस तरह के ओक बैरल्स में, बड़े बड़े जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें रखा जाता है उसे पुराना करने के लिए। बहुत दिनों तक उसे इसमें रखा जाता है ताकि वो जब पुरानी हो जाए तो मज़ीद मज़ेदार हो जाए। लेकिन वाइन या इस तरह की दूसरी शराब या अल्कोहल जो है साफ साफ हराम है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये किस तरह से अल्कोहल से वाइन तैयार की जाती है हमने यहाँ पे देखे कि ग्रेप्स को पहले उगाया जाता है, फिर उसके बाद वाइन मेकिंग के लिए क्या किया जाता है। तस्वीर में आपको देख सकते हैं, आपको खमीर का जो है सेल नज़र आता है, तो इसमें खमीर का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद इससे वाइन तैयार होती है। अब हम देखते हैं बायो रेमेडिएशन यानी हयाती इंसदादी तदबीर। Uses of yeast, bioremediation. Some yeast can find potential application in the field of bioremediation. क्या है bioremediation services? देखते हैं। पाम तेल की तैयारी के दौरान हासिल होने वाले जहरीले मादे दूसरे कुछ सनती अमाल के दौरान खारिज होने वाले भारी धाते, नमक वगैरह को जज्ब करने के लिए यरविया लाइपोलेटिका का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह का तखमीर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए, हम लोग जो पाम तेल, पामोलियन ऑयल जिसे कहते हैं, या आपके घरों में जो डालडा भी इस्तेमाल होता है, ये डालडा भी एक्चुअली पाम ट्री से ही हासिल होता है। इसके ऊपर पाम ट्री का फ़ोटो आप देख सकते हो। तो ये भी है, पाम तेल ही है। ये जो पाम तेल है, इसकी तैयारी के दौरान कुछ जहरीले मादे खारिज होते हैं। तो ये जो जहरीले मादे हैं या कुछ दूसरे सनती कुछ आमाल हैं जिसमें उनकी तैयारी में भी कुछ जहरीले मादे जो है तैयार होते हैं, तो अब वो जो जहरीले मादे हैं उसको जज्ब करने का काम जो है कौन करता है? ये करता है एक तरह का ईस्ट जो है, हम कह सकते हैं, जिसका नाम है यारविया लाइपोलेटिका। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये खमीर जो है ये क्या करता है, ये उन मादों में से जो जहरीली चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं उसे वहाँ से जज्ब कर लेता है। बिल्कुल वैसी ही सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये खमीर जो है आर्सेनिक जहर को जज्ब करते हैं। आर्सेनिक जो है एक तरह का जहर है और बहुत सारी जो सनतें हैं, सनतों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की तैयारी में अक्सर जो है आर्सेनिक नामी जहर जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसको फूड आइटम्स या दूसरी आलूदगी वाली चीज़ों से जज्ब करने का काम, ताकि इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके, कौन करता है? ये सेक्रोमाइसिस सेरेविसी नामी खमीर जो है ये काम अंजाम देता है। उसके तरह ही एक और जो है जरासीम है जिसका नाम है एल्केनो
वेरोक्स, ये जरासीम का इस्तेमाल करके समंदर में तेल के रिसाव को साफ़ किया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हो ये जरासीम किस तरह से नज़र आते हैं। तो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कुड क्लीन अप द ओशन आफ्टर डिवेस्टेटिंग स्पिल्स। अक्सर देखिए समंदर से जब तेल निकाला जाता है तो जो तेल होता है कई दफ़ा वो समंदर में फैल जाता है, कई दफ़ा तेल से भरे हुए जहाज समंदर में उलट जाते हैं, जिसकी वजह से समंदर में तेल जो है हर तरफ नज़र आता है और पानी की आलूदगी होती है। तो अब इस समंदर से तेल को कैसे अलहदा किया जाएगा, तो इसके लिए एक ऐसे बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जो ऑयल को खाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है ये, ऑयल जो है इनकी ग़िज़ा है। तो इन्हें जो है समंदर में छोड़ दिया जाता है और फिर ये जरासीम जो है वो तेल को जो है खा लेते हैं और इस तरह से समंदर का पानी साफ़ हो जाता है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म हुआ। ये टॉपिक लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा बाकी है और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे भी आपको हमारे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।